नमस्कार, मैं पुलकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथ जुड़ जाइए क्योंकि आज मैं कराने वाला हूं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसी श्रृंखला में हम लोग शुरुआत करते हैं आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो बिना लेट हुए आज मेरे साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपने विषय में बता दूं मेरा नाम पुलकित मिश्रा है। मैंने बीएससी किया हुआ है और 5 वर्षों का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है हिंदी और जीएस पढ़ाने का। मैंने एक हिंदी साहित्य की पुस्तक भी लिखी है जो आपको मार्केट में उपलब्ध है। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी ट्रिपल एससी के कुछ एग्जाम और लोअर पीसीएस प्री को क्वालिफाई किया है। इसलिए मैं हिंदी और जीएस जो भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं या महत्वपूर्ण होंगे उनका यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य चलेगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में इंडिया के इस लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और यहाँ पर आपको मौका मिलेगा इंडिया टॉप एजुकेटर यानी जो इंडिया के सबसे अच्छे एजुकेटर हैं उनसे पढ़ने का अवसर आपको मिलेगा। यहाँ पर अपकमिंग कोर्स भी हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुके हैं, जैसे कि आपको क्रैश कोर्स पॉलिटी, जनरल हिंदी, बहुत सारे हैं। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म पर इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, एलिमेंट्री, बहुत सारे आपको कोर्स भी देखने को मिलेंगे। आप इन सबको पाने के लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी पर आप कैसे रजिस्टर्ड हो, तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर और वहां पर डालना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप और इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद आप कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो फीस का चार्ट दिखा होगा। 1 मंथ की फीस 1400 रुपया होगी, 3 मंथ की फीस 3500 रुपया होगी, वही 6 मंथ की फीस 5600 रुपया होगी। 12 मंथ की फीस जो है 7000 रुपया है और 2 साल की फीस 9100 रुपया है। लेकिन अगर आप मेरे कोड पुलकित PULKIT को अप्लाई करते हैं तो वही आपकी 1400 वाली फीस 1260 की, 3500 वाली फीस 3150 की, 5600 वाली फीस 5040 की, 1 साल की फीस 6300 रुपये की और 2 साल की फीस 8190 रुपये की हो जाएगी। यानी 9100 रुपये जहां पेड कर रहे थे, मेरे इस कोड को आप डालेंगे तो आपकी जो फीस हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, मात्र 8190, यानी 341 रुपया पर मंथ। केवल 341 रुपये में आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, है ना। तो बात करेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस की। तो आप देख रहे होंगे कि आज का जो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। पहली चीज देखो, कह रहा कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। सब लोग जवाब दीजिएगा। वह, तेरा, कोई, मैं, कौन सा होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। वह, तेरा, कोई, मैं, कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। वह है, तेरा है, कोई है, मैं है, जल्दी बताइए। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर बात करें वह, तेरा, कोई, मैं, इनमें से कौन सा सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, तो सबसे पहले देख लीजिए सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम का मतलब होता है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, राम अपनी कक्षा में प्रथम आता है, तो राम राम बार बार ना लिखे, राम एक बार पहले वाक्य में लिख दो और उसका संबंध वह से बता दो। वह पढ़ने में तेज है, वह सदैव विद्यालय जाता है, समझ रहे, सर्वनाम हो गया। विशेषण क्या होता है, विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। अब आपको बताना है कि सर्वनाम से कौन सा विशेषण है। जल्दी से देखो, मैंने लिखा ना, वह लिखा, वह लिखा और वह के बाद मैंने लिख दिया आदमी। तो आदमी की विशेषता क्या है, वह है क्या, विशेषता है क्या, नहीं ना। तो वह तो सर्वनाम है। मैं क्या है, सर्वनाम है। कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन तुम से क्या बन गया, तेरा, लिखा ना तेरा, तुम से क्या बन गया, तेरा। तो यहां सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल लगा दीजिए, और जिनका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं।
कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है। अब देखिएगा क्रिया क्या होती है। धातु के मूलांश को, जल्दी से आप जवाब देते रहिए, मैं समझा रहा हूं। धातु के मूलांश को, धातु का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं धातु के मूलांश को। और कह रहा है कि क्रिया से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। देखना, पढ़ने से क्या बना दिया, पठित। क्या बना दिया, पठित। समझ से क्या बना दिया, समझना। क्या बना दिया, समझना। देखना, चालू बना दिया, क्या, चालू। अब देखना, कहता है बहुत चालू आदमी हो। कमाऊ, क्या है, कमाऊ। देखिए कमाई से क्या बना दिया, कमाऊ। कहते हैं बहुत कमाऊ आदमी ना बनो, यानी आदमी की विशेषता है कमाऊ। पठित, गद्यांश। गद्यांश की विशेषता क्या है, वो पठित है या अपठित है। अब देखना, आदमी क्या है, चालू है, तो चालू, पठित और कमाऊ ये सब क्या है, विशेषण हैं। लेकिन शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है, देखो समझना खुद ही एक क्रिया है, वो विशेषण नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो दूसरे का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो पूछ रहा है कि 4 विकल्प लिखे हैं और गुणवाचक विशेषण कौन सा है। 10 हाथी, लाल फूल, 5 लड़के, बताइएगा, जल्दी बताइए, जवाब दीजिए, आप सभी जवाब दीजिए कि कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। 10 हाथी, लाल फूल, 5 लड़के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा गुणवाचक विशेषण होता क्या है। ऐसा शब्द जो गुण को, दोष को, दशा को, अवस्था को, रूप को, रंग को आदि की विशेषता बताए। ऐसा शब्द जो रूप, रंग, गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि से संबंधित हो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो देखो, हाथी की संख्या बता रहा है कितनी है, 10। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा, तो निश्चित है, और निश्चित है तो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या है ना, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। फिर लिखा है 5 लड़के, तो लड़के की क्या विशेषता है, 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा, बताओ, 5 क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 5 जो है वो हो जाएगा उसकी निश्चित संख्या। लेकिन फूल की विशेषता क्या है, तो फूल की विशेषता है लाल, और लाल क्या है, उसका रंग है, उसका गुण है, तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी। समझ पा रहे हैं, तो तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, वा का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए, उच्चारण स्थान से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल। अब देखो, जैसे का उच्चारण स्थान पूछेगा तो बता दो, का उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है, कंठ। चा का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तालु। क्या हो जाएगा, तालु। टा का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मूर्धा। क्या हो जाएगा, मूर्धा। ता का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दंती। पा का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ओठ। तो ये तो आपने बता दिया, यानी ये वर्ग है। पाफा बा भमा का ओठ, ताथा दा धना का दंती, टाठा डा ढड़ा का मूर्धा, चाचा जा जाइया का तालु, कखो का कंठ। लेकिन ये पूछ रहा है वाह। वाह का होता है जब, देखो बोलो, वाह। वाह बोलते हैं तो दांत कहां पर लगते हैं, ओठ पर, तो उच्चारण हो जाएगा दंत्योष्ठ। यानी दंत्योष्ठ क्या होता है, जब उच्चारण में दांत ओठ पर स्पर्श करें, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करें और दांत ओठ पर लगे वो दंत्योष्ठ कहलाता है। समझ पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा चौथे का डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें समास संबंधी अशुद्धि है। समास संबंधी अशुद्धि है, वो इकलौता है, एकतारा है, निर्दोष है, आंत पुरुष है। तो देखना, शब्द लिखा इकलौता, लिखा है ना, तो इकलौता लिखा है, बताना। और लिखा है एक तारा, क्या लिखा है, एक तारा। लिखा है निर्दोष, इसका मतलब हो गया निहित प्लस दोष। लिखा है आत्म पुरुष, क्या लिखा है, आत्म पुरुष। तो सब में देखो दो दो पद हैं। एक तारा में भी, इकलौता का मतलब, इकलौता का मतलब क्या होता है, जो केवल एक हो। समझ रहे हो, जो केवल क्या हो, एक हो। वो बच्चा भी हो सकता है, एक बच्चा को कहते हैं ना इकलौते बच्चे हो। इकलौता का मतलब होता है जिसके परिवार में एक ही बच्चा हो, तो वो इकलौता बच्चा हो गया। एक तारा लिखा है, तो तारे की विशेषता क्या है, एक। तो चलो ये तो हो गया। निर्दोष,
जो दोष रहित हो, उपसर्ग लगा है, आत्म पुरुष है, लेकिन इकलौता जो है यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें समास संबंधी क्या है? अशुद्धि। क्या है? समास संबंधी अशुद्धि। दो पद नहीं मिल रहे हैं। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है? तो बताना है किसमें हलंत संबंधी अशुद्धि है। तो देखो लिखा है भविष्यत श्रीमान हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है, अच्छा बताना है। फिर से देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो भविष्यत, बुद्धिमान, सत्यचित, श्रीमान, कौन सी अशुद्धि नहीं है? तो देखो भविष्यत लिखा है त, लास्ट में पूर्ण होता है, बुद्धिमान पूर्ण होता है, सत्यचित लिखा है लेकिन होता है सदचित, क्या होता है? सद धन चित होता है, तो याद रखना। लेकिन श्रीमान जो लिखा है वो शुद्ध लिखा है, वो शुद्ध लिखा है, तो इसमें हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है। लेकिन बहुत लोग श्रीमान ऐसे लिख देते हैं, लेकिन श्रीमान होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अब बताना है इनमें से कौन से शब्द में कर्म कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है, पेड़ से फल गिरा, या मैंने हरि को बुलाया। जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है, पेड़ से फल गिरा, या मैंने हरि को बुलाया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखो कर्म का मतलब होता है जब दो पदों के बीच में को कारक चिन्ह हो। तो देखो यहां पर हो गया हरि मोहन को रुपए देता है, तो बहुत लोग को कहेंगे, लेकिन हो सकता है दान दिया हो तो संप्रदान की कंडीशन हो सकती है। फिर देखो पेड़ से गिरा तो अपादान हो गया, से मतलब अलग हो, पेड़ से फल गिरा अपादान हो गया, लेकिन मैंने हरि को बुलाया तो यहाँ पर को आया है। किसने? मैंने बुलाया हरि को, यहाँ पर को आया है, तो कर्ता ने कर्म को, मैंने किसको बुलाया? हरि को, तो तुरंत बता देना है सर, यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है ना? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है? अब बताना है आपको किस शब्द में कालवाचक अव्यय है। तो देखो अव्यय में जब आप पढ़ते हो का क्रिया विशेषण, क्या पढ़ते हो? क्रिया विशेषण। तो कहता है कि ऐसा शब्द हो जो क्रिया की पहली बात विशेषता बताती हो, वो क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक अव्यय का मतलब होता है ऐसा अव्यय जिसका प्रयोग समय के सापेक्ष किया गया हो, ऐसा अव्यय जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव ना पड़े और समय के सापेक्ष किया गया हो। अब देखो लिखा है वह कहाँ जाएगा, तो कहाँ कैसा है? काल बता रहा है क्या? नहीं, स्थान बता रहा है। क्या बता रहा है? स्थानवाचक अव्यय हो जाएगा। वह पेड़ के नीचे है, कहाँ है? नीचे है, क्या हो जाएगा? स्थानवाचक हो जाएगा। सोहन उधर गया, किधर गया? उधर, ये कैसा? स्थानवाचक। लेकिन अब से ऐसी बात नहीं कहना, अब से मतलब आज से, अभी से, तो इसमें समय संबंधी बता रहा है, तो ये कालवाचक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप तुरंत इसको राइट कर दीजिएगा। आगे चलिएगा, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? बहुत आसान सा है, तो आपको बता देना है। शशि मतलब क्या होता है? धनद मतलब क्या होता है? धन प्लस दा, धन प्लस दा। शशि राकेश मयंक चंद्रमा। बताना है चोर का पर्यायवाची क्या होता है, जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन हो जाएगा क्या? जल्दी बताओ। धनद होगा, शशि होगा, या मूषक होगा, या बेसर होगा? क्या होगा बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। प्रश्नों की तो बात हुई, अब देखिएगा कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, वो भी समझिएगा। प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहेंगे, ऐसे मैं कराता भी रहूंगा, लेकिन कुछ चीजें भी आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। जैसे आपको सर्वनाम के विषय में बहुत कम चीजें ज्ञात होंगी, आज मैं आपको सर्वनाम के भी विषय में बता देता हूँ। सर सर्वनाम का मतलब जो होता है वो होता है सबका नाम। अगर आपसे कोई पूछे सर्वनाम का मतलब क्या होता है, तो आप बताना सबका नाम होता है। क्या होता है? सबका नाम होता है। ठीक है, सबका नाम मतलब जो सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए वो सर्वनाम कहलाता है। मतलब सबका नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। तो यानी संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो पढ़ते ही आए हैं। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं पूछेगा, तो भेद आपको बता देना है 6। कितने होते हैं? 6। अब यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो आपको बताना है सर्वनाम के 6 भेद कौन से हैं। देखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद में जो पहला भेद आएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो देखो, अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, किसकी बात करें? पुरुषवाचक
सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है कि ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए। ऐसा शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो। जो शब्द ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे सर्वनाम, शब्द की जगह पर लिख लो सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो शब्द के रूप में होंगे, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएंगे, वो पुरुषवाचक कहलाएंगे। अब आप कहेंगे यहाँ तो पुरुष लिखा था, तो पुरुष के नाम पर होना चाहिए था। अरे पुरुष हो, महिला हो, लड़का हो, बच्चा हो, पुरुषवाचक कहलाएगा। इसके तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? तीन। जिसे कहते हैं प्रथम पुरुष। क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है? ऐसे सर्वनाम, देखो क्या होता है, ऐसे सर्वनाम, बताना, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता, मतलब स्पीकर, बोलने वाला, वक्ता स्वयं के लिए करे। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, स्पीकर के लिए होता है, वो प्रथम पुरुष होता है। जैसे मैं और हम। मध्यम का मतलब ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग श्रोता के लिए होता हो। किसके लिए होता हो? श्रोता के लिए, वो मध्यम पुरुष। जैसे तुम और आप। अन्य पुरुष ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग सभी नामों के स्थान के लिए होता हो, अन्य नाम के लिए, स्थान के लिए होता हो, वो अन्य पुरुष। जैसे यह, वह, ये, वे। यह, वह, ये, वे। तो ये आपको समझ में आया कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, उसके भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर इसका बताने का मेरा कारण क्या था, क्योंकि मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। आपसे प्रश्न पूछूंगा और कमेंट बॉक्स में आपको प्रश्न का जवाब देना है ना। आपको कमेंट बॉक्स में प्रश्न का जवाब देना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो मैं अभी पूछूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से सर्वनाम तो पढ़ा ही होगा। आपको बहुत सारे लोग पढ़ाए होंगे। अब देखिएगा, यहाँ और अनअकैडमी में अंतर कितना है, अन्य जगह पर अनअकैडमी में अंतर क्यों है, आपको यहाँ से भी पता चलेगा कि अंतर क्या है। देखिएगा, चलिए बात करेंगे किसकी? प्रश्न की। मैंने कहा मेरा भाई, मेरा भाई कल आया था। यहां पर बताओ मेरा क्या है, यहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक होगा या निश्चयवाचक होगा? या दूसरा एक वाक्य बताना, यह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य को बताओ, यह पहले सरल को, वहां पर फिर चलेंगे। यह मेरी पुस्तक है। यहां पर यह क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या कोई अन्य होगा? जल्दी से जवाब देना है। यह मेरी पुस्तक है, यहां पर यह क्या होगा? पुरुषवाचक या कोई अन्य? तो आप तुरंत कहोगे यह की बात कर रहा है, कर रहा है ना यह की बात। तो बहुत लोग कहेंगे सर अन्य पुरुषवाचक, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, ये यहाँ पर यह बता रहा है, पुस्तक है, किसी वस्तु को बता रहा है, तो निश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। आप कहोगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, ये निश्चयवाचक कैसे हो गया, पुरुषवाचक में हम कब बताएंगे? तो मैं कहूंगा थोड़ा सब्र रखो, बताएंगे। कैसे बताएंगे देखना, सब्र रखोगे तो बताएंगे। देखो कैसे बताएंगे पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या बताया था, याद है? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या बताया था? बताया था जो किसी नाम के स्थान पर आए। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम अपनी कक्षा में प्रथम आता है, लिखा ना राम, फिर राम। जब राम के नाम के स्थान पर वह लिख दिया जाए, तो जब किसी नाम के स्थान पर कोई शब्द प्रयोग किया जाएगा तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यहां किसी नाम के स्थान पर तो नहीं आया था यह, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे पढ़ोगे तब जाके आपको क्लियर होगा कि क्या कैसे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। नए हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अंत में फिर कहूंगा कि अच्छे एजुकेटर से पढ़ने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। आप
पुलकित कोड को डालिए PULKIT और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सारे लोग इस रेफरल को डालकर ले चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, कमेंट वो करेंगे कि उन्होंने ये रेफरल लिया है और कैसा उनको लग रहा है, वो भी बताएंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप कमेंट करिएगा, और रेफरल आपने डाला है और सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको बताना है कि कैसा लगा। तो 10% का डिस्काउंट पाइए, और 2 वर्ष या 1 वर्ष का जरूर लीजिए। 1 वर्ष लीजिए, और मैं तो यही कहूंगा कि आप 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है ना? तो बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है, और क्लास अगर अच्छी लगी है, क्लास अगर क्या है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ऐसे ही इसी टाइम पर पढ़ते रहिएगा, और मैं मिलता रहूंगा ऐसे। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।